हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और उन्हीं के ही आंसर पर हम एक एक करके सभी लेक्चर में बात कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वाटर सिस्टम फेज डायग्राम के बारे में कि वाटर सिस्टम क्या होता है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार उनके आंसर देने हैं, इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का एक और लेक्चर है और यह यूनिट थर्ड का ही एक और लेक्चर आप सभी के सामने है। ठीक है, बीच में हमने आप सभी को लेक्चर्स थोड़े कम प्रोवाइड किए हैं क्योंकि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया भी था टेलीग्राम ग्रुप में कि हमारे घर कुछ फंक्शन है जिनकी वजह से अभी लेक्चर्स नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज से आप सभी के लेक्चर्स कंटिन्यू शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग गिब्स फेज रूल के बारे में नहीं पढ़े हैं तो उस लेक्चर को जरूर पढ़ना होगा। फेज इक्विलिब्रियम के जितने भी लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, 2 से 3 लेक्चर हुए हैं, अगर उन लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा या फिर लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एक एक करके सभी चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा जिससे सभी चीजों को आप नोट कर सके। और इनके पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। आप अगर चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये यूनिट थर्ड के लेक्चर्स हैं। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के अगर आप लोग लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे हमारे चैनल पर तो वहां पर भी आपको सभी चैप्टर के एक एक करके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी लेक्चर को टॉपिक वाइज देखते चल रहे हैं तो आप हेडिंग डाल दीजिए वन कंपोनेंट सिस्टम। इसमें हमारे पास आता है वाटर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। वन कंपोनेंट सिस्टम में मैंने आप सभी को बताया था कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक मॉलिक्यूल सेम होता हो। जैसे वाटर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो वाटर सिस्टम में हर एक मॉलिक्यूल H2O ही होगा। इसके अलावा इसमें ना तो सल्फर आएंगे, ना तो नाइट्रोजन आएंगे, ना तो किसी और प्रकार का मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। उसमें हर एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल ही है, H2O ही है। इसीलिए इसे हम कहेंगे कि यह एक वन कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, कंपोनेंट्स आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया है, फेज मैंने आप सभी को बताया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया है, गिब्स फेज रूल बताया है, इन सभी चीजों पर हम बात कर लिए हैं। तो वाटर सिस्टम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के साथ बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको शॉर्ट आंसर में आता है तो बोला जाएगा कि एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो बोला जाएगा कि गिब्स फेज रूल बताइए और उसके साथ साथ एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, यह भी क्वेश्चन बनता है। यानी कि अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो भी आने के चांसेस हैं, अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो भी आने के चांसेस हैं। देखते हैं वाटर सिस्टम क्या है। वाटर के बारे में हम जानते हैं, वाटर के बारे में हम जानते हैं कि यह अगर सॉलिड फेज में पाया जाता है। देखो, फेज और फिजिकल स्टेट में डिफरेंस होता है, इस बात के बारे में मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया है। जो वाटर होता है उसके 3 फिजिकल स्टेट पाए जाते हैं। पहला होता है लिक्विड, दूसरा होता है सॉलिड, तीसरा होता है गैसियस। ठीक है, और वाटर सिस्टम जो होता है इनके जो फेजेस पाए जाते हैं वो भी 3 ही पाए जाते हैं। जो फिजिकल स्टेट है वही इनके फेजेस भी होते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है,
तो चलो यहां पर पहले हम बात करते हैं, एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं जिससे हमारा काम बन सके। देखो, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फेजेस। यहां पर मैंने आप सभी को लिखकर दिखाया कि जो हमारे पास वाटर होते हैं वो 3 फेजेज में पाए जाते हैं। सबसे पहला फेज तो सॉलिड स्टेट, जिसमें हमारे पास जो वाटर है वह आइस के रूप में पाया जाएगा, यानी कि बर्फ के रूप में। दूसरा हमारे पास फेज या स्टेट भी कहेंगे लिक्विड, जिसमें हमारे पास वाटर के रूप में पाया जा रहा है, यानी कि लिक्विड की तरह। ठीक है। तीसरा हमारे पास फेज जो होगा वह गैसियस फेज होगा, और इस गैसियस फेज में हमारे पास जो वाटर है वह वेपर के रूप में है, यानी कि भाप, यानी कि वाष्प के रूप में होता है। ठीक है, इतनी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने कहा कि वाटर सिस्टम जो होता है वह 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें हर एक मॉलिक्यूल H2O ही होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा गया है दिस सिस्टम इज ए 1 कंपोनेंट सिस्टम। वाटर सिस्टम जो होता है वह एक 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है। ठीक है, एज द कंपोजिशन ऑफ ऑल द 3 phases कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूएंट्स H2O। क्या कहता है कि जो हमारे पास वाटर सिस्टम होता है वह 1 कंपोनेंट सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि वाटर सिस्टम चाहे किसी भी फेज में पाया जाता हो, उस वाटर सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो H2O ही है, इनके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कुछ लिखने वाले पॉइंट्स थे। अब वाटर सिस्टम का हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसे फेज डायग्राम कहेंगे, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी के बारे में हमें सभी चीजों को लिखना रहेगा। इसीलिए यहां पर अगला पॉइंट लिखा गया है द इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर द वाटर सिस्टम इज शोन इन फिगर। अभी मैं फिगर बनाऊंगा, या फिर इसे भी कह सकते हैं द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम इज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इसके हम चलिए ग्राफ पर बात करते हैं, यानी कि डायग्राम पर अब हम बात करते हैं। तो चलिए अब हम अपने वाटर सिस्टम के फेज डायग्राम को डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने समझा है वो एक्चुअली एक ओवरव्यू था, एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अब यहां से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखो, जब हम वाटर सिस्टम के लिए फेज डायग्राम को ड्रा करते हैं तो एक हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। देखो, समझने की कोशिश करो। हम जानते हैं कि यह एक 1 कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, तो यानी कि अगर गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 हमारे पास एक फार्मूला है। तो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट के ऊपर, तो कंपोनेंट 1 है, अच्छी बात है। तो अगर कंपोनेंट 1 है तो इस प्रकार ध्यान से देखा जाए तो F यहां पर मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग ओरल पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं। देखो, हम जानते हैं गिब्स फेज रूल कहता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 हमारे पास होता है, और हम जानते हैं कि वाटर सिस्टम जो होता है उसमें जो हमारे पास C होता है, यानी कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वह केवल 1 होता है। तो इस प्रकार अगर ध्यान से देखा जाए तो F इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 3 माइनस में P हो जाएगा, क्योंकि C इज इक्वल टू 1 हम रख देंगे। ठीक है, तो देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह 0 से 3 हो सकता है, यह बात हम जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम P का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास F का वैल्यू 2 मिलेगा। तो F का वैल्यू अगर हमें 2 मिलता है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ 2। तो जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हमें मिलता है तो इस सिचुएशन में हम जानते हैं या तो प्रेशर बदल सकता है या तो टेम्परेचर बदल सकता है। या तो टेम्परेचर और प्रेशर के इंडिपेंडेंट जो वैल्यूज हैं वो हमें मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम P इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये मिला। P इज इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो यहां पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिलेगा। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिलेगा, यानी कि या तो प्रेशर बदल सकता है, प्रेशर का इंडिपेंडेंट वैल्यू हमें पता होगा, या तो टेम्परेचर का वैल्यू हमें पता होगा।
ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में। अगर हम P इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो इस P इज इक्वल टू, क्योंकि फेज 0 हो नहीं सकता, इसलिए अगर P इज इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें कुछ भी पता नहीं है, तो वो हमारे पास सिस्टम, वहां से हमें फर्क नहीं पड़ता, वो बात की बातें हैं। लेकिन यहां पर जो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे बस पकड़ने की कोशिश करो, ये थोड़ा अलग लेवल की चीज है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम आते हैं, एक्चुअली जो वाटर, ये हमें ये समझाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमें पता है कि कंपोनेंट्स केवल एक हैं, कंपोजिशन जो इसके हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो केवल एक हैं। तो इसलिए जो हमारे पास वाटर सिस्टम है, इस वाटर सिस्टम का जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ को हम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब हम वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम बनाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर हमारा वही है डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर वही हमारा है एटम, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर देखो, जब हम इसका वाटर सिस्टम का एक फेज डायग्राम हम बनाते हैं, ये आपको लिखना नहीं है, ये इरेज कर दिया मैंने। देखो जब हम इसका वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम ड्रा करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार के ग्राफ मिलते हैं, ठीक है, जहां पर हर एक ग्राफ का, हर एक लाइन का बहुत ही बड़ा मतलब है। देखो अगर हम B से O की तरफ जाते हैं और O से A की तरफ जाते हैं तो इसके जो नीचे के ग्राफ हैं या नीचे के एरियाज हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनके बीच में, यानी कि BOA से जो नीचे का एरिया है उस एरिया में जो हमारा वाटर सिस्टम है वो गैसियस फेज में है, यानी कि वेपर में है, ठीक है। अगर हम B से O की तरफ चलते हैं और O से C की तरफ चलते हैं तो जो यह ग्राफ हमें दिखा रहा है, जो यह एरिया दिख रहा है, इस सिचुएशन में जो वाटर सिस्टम है वो आइस है, यानी कि सॉलिड फेज में है। अगर हम COA के एरिया पर बात करते हैं तो इस एरिया में जो हमारा वाटर सिस्टम है वो लिक्विड फेज में है, यानी कि वाटर के रूप में है। और इसी के बारे में हम सब कुछ अध्ययन करेंगे कि हम क्यों O को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, हमारे पास AO जो ग्राफ है वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, OB ग्राफ जो है वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, OC ग्राफ जो है वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, यह जो कर्व्स हमें दिख रहे हैं यह क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एरियाज क्या रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ इसे हम ट्रिपल पॉइंट क्यों कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया है द साइलेंट फीचर ऑफ द फेज डायग्राम आर एज फॉलोज, ठीक है, या फॉलोइंग। हमें इस फेज डायग्राम की सहायता से इन 3 पॉइंट्स पर अध्ययन करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है द कर्व्स AO, OB एंड OC हमें पढ़ना है, यानी कि OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OC कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और OB कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। द ट्रिपल पॉइंट O के बारे में हमें पढ़ना है, यह जो पॉइंट हमारे पास है इसे हम ट्रिपल पॉइंट क्यों कहेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और द एरियाज AOB जो हमारे पास यह जो एरिया मिल रहा है इस एरिया के बारे में पढ़ना है, AOC एरिया के बारे में हमें पढ़ना है, और साथ ही साथ BOC एरिया के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए कर्व्स AO। हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास AO कर्व है वह क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसके बारे में समझो। हमने यह देखा कि हमारे पास जो यह AO कर्व ड्रा किया गया है, यह जो हमारे पास AO कर्व है, ठीक है, इस AO कर्व को अगर ध्यान से देखो तो यहां पर हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो लिक्विड फॉर्म में थे, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो ये लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जैसे जैसे यह O से A की तरफ चलता जा रहा है वैसे वैसे हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो वेपर की तरफ
वेपराइज होना शुरू कर देंगे, यानी कि वह गैसियस फेज में बदलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस कर्व AO को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इट इज नोन एज वेपर प्रेशर कर्व, या फिर इसको ही हम वेपराइजेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हुई। यानी कि जो हमारे पास AO कर्व है उसे हम वेपर प्रेशर कर्व या फिर वेपराइजेशन कर्व ऑफ वाटर के लिए हम कहेंगे। ठीक है, और इस सिचुएशन में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके जो फेजेस हैं वो दो हैं। कैसे पता चला? पहला फेज तो हमारे पास वाटर है, दूसरा फेज हमारे पास वेपर है। इस AO कर्व में जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन होगा वो वाटर फेज में भी होगा और वेपर फेज में भी होगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं, The two phases in equilibrium along AO are water and water vapor। यानी कि जो हमारे पास AO कर्व है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास इक्विलिब्रियम में जब ये हैं तो ये दो फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फेज हमारे पास वाटर होगा, दूसरा हमारे पास वाटर वेपर होगा। ठीक है, यानी कि पहला हमारे पास लिक्विड होगा, दूसरा हमारे पास गैसेस स्टेट में होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देन इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस हैं वो कितने हुए, 2 हुए। और चूंकि हमें पता है वाटर सिस्टम जो होता है वह 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है, इसलिए C इज इक्वल टू 1 होगा। तो बाय फेज रूल, बाय गिब्स फेज रूल, ठीक है, गिब्स फेज रूल हमारे पास एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ठीक है, और इसमें अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो C इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू हमारे पास है 2 एंड प्लस 2। तो अगर ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा F इज इक्वल टू 1। यानी कि इस कर्व के अलोंग, AO कर्व के अलोंग जो वाटर सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, 1 है। क्या है, कितना है, 1 है। हेंस इसका क्या मतलब हुआ, हेंस इसका मतलब ये हुआ कि द कर्व इज यूनिवेरिएंट। क्या होगा, जो हमारे पास कर्व है वह होगा यूनिवेरिएंट। जिस भी कर्व का हमारे पास, हमें पता है जिस भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाता है उस सिस्टम को हम यूनिवेरिएंट के नाम से जानते हैं। इसलिए जो हमारे पास AO अलोंग कर्व जो हमारे पास है उस कर्व के अलोंग जो वाटर सिस्टम होगा वह यूनिवेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम केवल AO कर्व के अलोंग हमने अध्ययन किया, अब हम पढ़ेंगे OB कर्व के अलोंग और OC कर्व के अलोंग, तब जाकर हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने यह देखा कि फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम में जो हमारा कर्व है AO, इसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ अध्ययन कर लिया। यानी कि हमने यह देखा कि यह जो कर्व AO है इसे हम वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने यह भी देख लिया कि इसमें 2 फेजेस पाए जाते हैं। सबसे पहला फेज हमारे पास होता है वाटर, दूसरा होता है वाटर वेपर। ठीक है, और यह भी हमने देख लिया कि यह जो हमारा कर्व होता है यह यूनिवेरिएंट होता है, यानी कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया OA कर्व के बारे में पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं कि OB कर्व के बारे में हमें क्या पता चलेगा। तो अगर ध्यान से देखो तो OB कर्व की तरफ हमारे पास आइस है और नीचे क्या है, वेपर है। ठीक है, तो इसलिए अगर ध्यान से देखो तो आइस से वेपर में अगर कोई भी सब्सटेंस कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और जो यहां पर एनर्जी लगती है उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वापातन। ठीक है, और ये हम लोग 9th में ही भी पढ़ चुके होते हैं कि अगर आइस से
वेपर में या सॉलिड से अगर वेपर में, सॉलिड से अगर गैसेस स्टेट में किसी भी सबस्टेंस को बदल रहे हैं तो उसे हम सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो यह कर्व है OB, इस कर्व को हम कहते हैं सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस, यानी कि आइस का सब्लिमेशन कर्व हम कहते हैं, क्योंकि यह आइस से डायरेक्ट वेपर में बदल रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में बदल रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस। इट इज नोन एज सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके पास कितने फेजेस हैं। तो अगर फेजेस के बारे में हम बात करते हैं तो वाटर तो हमारे पास है नहीं, इस कर्व में हमारे पास केवल आइस है और वेपर है। क्या है? आइस है और वेपर है, तो इसलिए इसके कितने फेज हुए? 2 फेज हुए। इस कर्व के लिए मैं बात कर रहा हूं, OB कर्व के लिए। तो OB कर्व के लिए हमारे पास आइस और वेपर 2 फेजेस हैं, तो इसलिए यहां पर लिखा गया है द 2 फेजेस इन इक्विलिब्रियम अलोंग OB आर सॉलिड आइस एंड वाटर वेपर। इसलिए हमारे पास 2 फेजेस हैं, एक सॉलिड आइस, दूसरा वाटर वेपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देन इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो फेजेस की संख्या है वो कितनी है? 2 है, और हमें पता है कि वाटर सिस्टम जो होता है वह 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है, इसलिए C इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो बाय गिब्स फेज रूल अगर हम बात करते हैं, बाय गिब्स फेज रूल, ठीक है, गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो फार्मूला होता है वह होता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस में 2। ठीक है, वैल्यूज को रख देते हैं, तो C इज इक्वल टू हमारे पास है 1, P का वैल्यू हमें पता चल चुका है 2 है, और प्लस में 2। तो अगर यहां से हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या मिला? 1, यानी कि F इज इक्वल टू 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इस कर्व के अलोंग होगा वह होगा 1। ठीक है, तो जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 1 प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार के सिस्टम को, लेकिन यहां पर यह पूरा सिस्टम पर हम नहीं बात कर रहे हैं, केवल इस कर्व पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस कर्व को हम कहेंगे कि यह कर्व जो है यह है यूनिवेरिएंट कर्व। क्या है? यूनिवेरिएंट कर्व। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे हेंस क्या लिखेंगे? द कर्व, हेंस द कर्व हमारे पास है OB इज यूनिवेरिएंट। क्या है? यूनिवेरिएंट। ठीक है, यूनिवेरिएंट। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया कर्व OA हमने पढ़ लिया, कर्व OB पढ़ लिया हमने। अब हम बात करते हैं कि कर्व OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कर्व OC के बारे में अगर ध्यान से देखो तो इसमें वाटर वेपर के चांसेस है नहीं, केवल वाटर है यानी कि लिक्विड स्टेट में, और आइस है यानी कि सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पर जो यह कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम में है तो जितना वाटर है उतना आइस भी बन रहेगा, जितना लिक्विड है उतना आइस भी बनेगा, जितना आइस है उतना वाटर में भी बदलेगा, क्योंकि यह इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो इसलिए कर्व OC के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर कहेंगे इट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ वाटर। वाटर का यह एक फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि अगर इसके इधर आया वाटर, ठीक है, इसके इधर अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, प्रेशर को घटा देते हैं या टेम्परेचर को भी घटा देते हैं, तो वाटर जो होता है वह आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि अगर वाटर को ठंडा करेंगे तो वह क्या बनना शुरू हो जाता है? आइस में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम प्रेशर को घटाएंगे तब भी यह आइस में बदलने के चांसेस है, अगर ज्यादा घटा देंगे तो वेपर में बदल जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो भी हमारे पास आइस में बदलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम कहेंगे इसे फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ वाटर, यानी कि इस पॉइंट के इधर अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स आए, जिन मॉलिक्यूल्स के प्रेशर इस वाटर से कम हुए और आइस के बराबर हुए, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे आइस में बदल जाएंगे, यानी कि फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ये है। ठीक है,
इसी को ही दूसरे नाम से भी जानते हैं फ्यूजन कर्व ऑफ आइस, यानी कि आइस का यह फ्यूजन कर्व भी है, यानी कि इसके इधर जैसे ही जाएगा यह फ्यूज्ड हो जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में यह टूट जाएगा। जितने भी बर्फ के मॉलिक्यूल्स थे वो सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, फ्यूज्ड हो जाएंगे। इसलिए इसको हम फ्यूजन कर्व के नाम से भी जानते हैं। अच्छी बात है। अब देखते हैं इस कर्व के अलोंग ओसी जो हमारे पास कर्व है, इस कर्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो इस कर्व में जो हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस होंगे वो आइस होंगे और वाटर होंगे। क्या होंगे? आइस, सॉलिड आइस एंड वाटर, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है द टू फेजेस इन इक्विलिब्रियम अलोंग ओसी आर आइस एंड वाटर, ठीक है। तो यहां से क्या बात पता चली कि हमारे पास P इज इक्वल टू कितना है? 2 है, ठीक है। तो हमारे पास P इज इक्वल टू 2 है, यानी कि फेज हमारे पास 2 है, और हम जानते हैं वाटर सिस्टम जो होता है वह 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है। तो बाय गिब्स फेज रूल अगर हम बात करते हैं, बाय गिब्स फेज रूल, ठीक है, अगर हम गिब्स फेज रूल के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक फार्मूला है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस में 2, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज को रखते हैं, C इज इक्वल टू 1 माइनस पी इज इक्वल टू 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1, ठीक है। तो यानी कि इस कर्व के अलोंग अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो यह कर्व होगा, हेंस यहां से क्या बात पता चल रही है? हेंस द कर्व हमारे पास जो कर्व है OC इज यूनिवेरिएंट। क्या होगा? यूनिवेरिएंट, ठीक है। क्या होगा? यूनिवेरिएंट होगा। यानी कि हमने यह क्या अध्ययन किया? अभी हम पहला पॉइंट केवल पढ़े हैं कि अगर हम कर्व AO लेते हैं तो यह कर्व भी हमारा यूनिवेरिएंट होगा। अगर हम कर्व OB लेते हैं तो यह भी हमारा कर्व जो है यह यूनिवेरिएंट होगा। अगर हम कर्व OC लेते हैं तो यह भी कर्व हमारा यूनिवेरिएंट होगा। यूनिवेरिएंट कहने का क्या मतलब है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोन फैक्टर हमारे पास केवल एक ही है, ठीक है। चाहे वह टेम्परेचर हो सकता है, चाहे वह प्रेशर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट कौन सा है? O है। तो इसके बारे में चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके यह क्या होगा? यह यूनिवेरिएंट होगा। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? इसके बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर डालिए, द ट्रिपल पॉइंट O, यानी कि हम बात करते हैं कि यह जो हमारे पास O पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट क्यों कहते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ट्रिपल पॉइंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारा जो कर्व है OA या AO भी कह सकते हैं, और कर्व है जो हमारे पास OB और कर्व जो OC है, ये तीनों के तीनों कर्व हमारे एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, या फिर एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पॉइंट पर हमारे पास वेपर, वाटर और आइस तीनों के तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा बिंदु जहां पर 3 चीजें पाई जा रही हो या 3 कर्व एक दूसरे को मिल रहे हो, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। बात क्लियर हुई? तो इसलिए यहां पर लिखा गया है द कर्व्स AO, OB एंड OC मीट एट पॉइंट O, यानी कि जो हमारे कर्व है AO, OB, OC ये सभी के सभी एक पॉइंट O पर मिल रहे हैं। Where all the 3 phases that is liquid water, ice and water vapor exist in equilibrium, so it is known as triple point, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ट्रिपल पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तो पता होना चाहिए। तो
तो अगर ध्यान से देखो तो हमने अभी कहा कि यहाँ पर ऑल दी थ्री फेजेस एग्जिस्ट, यानी कि हमारे पास तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो हमारे पास फेजेस की संख्या होगी यानी कि नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, 3 होंगे, और यह वन कंपोनेंट सिस्टम है इसलिए C इज इक्वल टू 1 होगा। तो बाई गिब्स फेज रूल अगर हम बात करते हैं तो F इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिलेगा, C माइनस P प्लस में 2। तो C का वैल्यू हमारे पास है 1, P का वैल्यू हमारे पास है 3 और प्लस में 2। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। और इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी भी कंपोनेंट या किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है तो इस सिस्टम को, लेकिन यहां पर पॉइंट है, द पॉइंट इज नॉन वेरिएंट। क्या होता है, नॉन वेरिएंट, यह क्या है, नॉन वेरिएंट है। ट्रिपल पॉइंट भी आप सभी को समझ में आ ही चुका होगा, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखो, हम लोग क्या बात कर लिया कि हमारे कर्व OA, OC एंड कर्व OB क्या बता रहे हैं, इनके बारे में हम क्या अध्ययन किए हैं। ट्रिपल पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो एरियाज हैं यानी कि OAC जो हैं और COB जो हैं और BOA जो हैं, ये जो एरियाज हैं ये क्या बता रहे हैं, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब तीसरा हेडिंग डालिए, एरियाज। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे एरियाज हैं, जैसे कि AOB जो एरिया है, AOC जो एरिया है, BOC जो एरिया है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि इन एरियाज में क्या क्या चीजें मिलेंगी, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, ये यूनिवेरिएंट होंगे, बाई वेरिएंट होंगे, नॉन वेरिएंट होंगे, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने यह देखा कि जो हमारे पास एरिया है AOB, ठीक है, ये जो एरिया है ये मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया है कि इस एरियाज में कोई भी अगर वाटर मॉलिक्यूल आता है तो वह वेपर ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। अगर हम BOC एरिया में जाते हैं यानी कि इस एरिया में अगर जाते हैं तो इस एरिया में अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आता है तो वह आइस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। ठीक है, अगर हम AOC की तरफ जाते हैं तो यह जो एरिया है, ठीक है, इस फेज डायग्राम में जो यह एरिया है, इस एरिया में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जाता है तो वह वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही फेज डायग्राम का असली मीनिंग भी है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसी की वजह से पढ़ रहे हैं। इससे बहुत सारी चीजों का पता चलता है। खैर उन चीजों के बारे में आप सभी के सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन अभी एंड करते करते हम कुछ चीजों को और भी समझा देंगे। ठीक है, देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 एरियाज। जो यह डायग्राम है यह 3 प्रकार के एरियाज को कंसिस्ट करता है, मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया। पहला एरिया है AOB यानी कि नीचे का एरिया, BOC यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का एरिया, एंड AOC यानी कि राइट हैंड अपर साइड का एरिया। ठीक है, व्हिच शोज, यह क्या दिखाता है, द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर व्हिच ए सिंगल फेज, जैसे कि वाटर वेपर, आइस एंड वाटर। ठीक है, यह 3 एरिया क्या दिखाते हैं कि एक एरिया में हमारे पास वाटर वेपर है, दूसरे एरिया में सॉलिड आइस है, तीसरे एरिया में हमारे पास वाटर लिक्विड है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इज कैपेबल ऑफ स्टेबल एग्जिस्टेंस, यानी कि यह पूर्ण तरीके से एग्जिस्ट ही करेंगे। ठीक है, अब यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता करना चाहते हैं तो इसमें हमें पता है कि जो वाटर सिस्टम होता है यह वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फेज के बारे में बात करते हैं तो अगर हम केवल AOB
एरियाज पर बात कर रहे हैं, इस एरिया में बात कर रहे हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, वो 1 होंगे। क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखो तो केवल और केवल वेपर ही पाया जा रहा है, ना तो वाटर लिक्विड पाया जा रहा है, ना ही आइस पाया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम BOC एरिया पर बात करते हैं तो इसमें केवल आइस पाया जा रहा है, यानी कि इसके भी नंबर ऑफ फेज 1 ही होंगे। ऐसे ही अगर हम AOC एरिया पर बात करते हैं तो यहां पर भी हमारे पास केवल वाटर पाया जा रहा है, लिक्विड वाटर, यानी कि यह भी जो फेज नंबर ऑफ फेज हैं वो कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो अगर यहां पर हम बात करते हैं अप्लाइंग फेज रूल टू डिफरेंट एरियाज, यानी कि अलग अलग एरिया पर अगर हम बात करते हैं तो इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ फेज होंगे वो भी 1 होंगे, जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे वो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ तो C - P प्लस में 2। ठीक है, तो C का वैल्यू हमारे पास है 1, P का वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस में 2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला, 2 मिला। यानी कि यह कौन सा सिस्टम होगा, यह कौन से, ये जो एरियाज हैं यह कौन से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के हुए, 2 हुए। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेंस इसका क्या मतलब हुआ, दी एरियाज आर बाई वेरिएंट, क्या होंगे, बाई वेरिएंट होंगे। ठीक है, यानी कि इनके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए वो 2 हुए, यानी कि इनके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कितने हुए, 2 हुए। जो कौन कौन से हैं, एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है। अगर हम टेम्परेचर को बदलेंगे तो भी हमारा सिस्टम का जो स्टेट है या फेज है वह भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को बदलेंगे तो भी कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब एक नया सवाल, वैसे ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पर ही हमारा वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम खत्म हो चुका है। अब इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब एक छोटा सा पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो हमारे पास इस वाटर मॉलिक्यूल का फेज होगा वो वेपर होगा, क्योंकि यह AOB एरिया में है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते, यानी कि इस तरफ नहीं जा सकता। हम केवल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केवल इस पॉइंट का क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो अगर प्रेशर को हम बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, एक वाटर मॉलिक्यूल है जो कि वेपर सिस्टम में है, वेपर फेज में है। अगर इस वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम केवल प्रेशर बढ़ा देते हैं, यानी कि उस पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्यादा कर देते हैं, तो वह वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर स्टेट में था वो सीधे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता। इसीलिए इसका महत्व है, इसीलिए इस फेज डायग्राम को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और समझो, अगर हम इसी प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसी प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो यह जो वाटर मॉलिक्यूल था वेपर फेज में वो आइस में कन्वर्ट हुआ पहले, उसके बाद यह वाटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसी प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं। तो यह एक अलग प्रकार का सिस्टम है, इसके अलावा कोई भी और भी सब्सटेंस ऐसा नहीं पाया जाता है कि वेपर से हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आइस में कन्वर्ट होगा और आइस को अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वह वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, केवल और केवल वाटर सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें इसमें समझने लायक होती हैं, लेकिन उन चीजों के बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो इसे हम छोड़ते हैं। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आप लोगों को गिब्स फेज रूल के बारे में नहीं पता होगा तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा उस लेक्चर को। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।